अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे और अपनी जिंदगी बड़े ही भरपूर अंदाज से गुजार रहे होंगे। तो नाजरीन, जब भी पाकिस्तान में आला तालीम के हवाले से दरपेश मसाइल की बात की जाती है तो नाकदीन की जानिब से एतराज भी उठाया जाता है कि दूसरे ममालिक यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप्स लेने वाले पाकिस्तानी तलबा की तादाद इंतहाई कम होती जा रही है, जिसकी एक बड़ी वजह मुनासिब रहनुमाई का ना होना भी है। पाकिस्तानी तलबा की अगर बात की जाए तो उनको बैरून मुल्क में दस्तयाब मवाक़ों की मालूमात और रहनुमाई के फुकदान का सामना भी रहता है। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही मेहमान से करवाने जा रहे हैं और पाकिस्तानी तलबा के बैरून ममालिक में मौजूद यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप्स के लिए राहें हमवार करते हैं। वो तलबा को न सिर्फ दस्तयाब मवाक़ों के हवाले से बर वक्त मालूमात भी देते हैं बल्कि मुकम्मल रहनुमाई भी उन्हें मुहैया करते हैं। तो चले उन्हीं से जान लेते हैं कि वो एहसन काम किस तरह सर अंजाम दे रहे हैं और बैरून मुमालिक तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद जो पाकिस्तानी तलबा को स्कॉलरशिप्स के हसूल के लिए क्या क्या और किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ मौजूद हैं एजुकेशनल कंसल्टेंट हैं मोहम्मद इदरीस कुरैशी। मोहम्मद इदरीस, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मोहम्मद इदरीस, मुझे ये बताइए, ये जो आपने स्कॉलरशिप और फेलोशिप का ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किया और वेबसाइट आपने बनाई है, कैसे ख्याल आया आपको कि मुझे ये चीज़ बनानी है? एक्चुअली मैं जिस वक्त बैचलर्स कर रहा था, आई एम बेसिकली डूइंग बैचलर्स फ्रॉम एचके यूनिवर्सिटी, तो वहाँ जब मैं 6th सेमेस्टर में था तो एक एक्सचेंज प्रोग्राम होता है विच इज़ कॉल्ड यू ग्रेड प्रोग्राम, जिसके अंदर आप जा सकते हैं यूएस के अंदर फॉर 1 सेमेस्टर। तो उसके अंदर ये था, वो फुली फंडेड प्रोग्राम था, बट मैं नहीं जा सका उस टाइम बिकॉज आई डोंट नो अबाउट दैट प्रोग्राम। तो जब 7th सेमेस्टर में देन वी रेज द वॉइस देयर, और उसके बाद जब हमने देखा तो ये मसला जो था ये छोटा नहीं था, ये हर जगह पे वाला इशू था। तो बच्चों को पता नहीं होता था। तो हम लोगों ने फिर उस टाइम वन ऑफ माई फ्रेंड जो कि सूसी प्रोग्राम से आया था, मोहसिन, तो हम दोनों ने डिस्कस किया। हमने कहा यार पाकिस्तान के अंदर अगर हम इस तरह की कोई चीज़ लॉन्च करें जिससे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो, तो हम लोगों ने उस टाइम फिर अपॉर्चुनिटी सर्कल के नाम से एक वेबसाइट ओपन की, जिसके थ्रू हम जो है अब स्टूडेंट्स को जो है हम सर्व कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम लास्ट 2 years। अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स को हमने सर्व किया है इन लास्ट 2 years। तो मुझे बताइए, जो आपकी वेबसाइट है, ये जो आप काम कर रहे हैं, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए या प्रोफेशनल्स के लिए भी है? नो, इट इज़ लाइक 18 कैटेगरीज के अंदर हम डील करते हैं, जिसके अंदर स्कॉलरशिप, क्योंकि हम सारी अपॉर्चुनिटीज़ को एक जगह पे लेकर आना चाहते हैं। आप अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्कॉलरशिप बैचलर्स का देखना चाहते हैं, मास्टर्स पीएचडी आप वो देख सकते हैं, देन फिर आप एक्सचेंज प्रोग्राम देख सकते हैं। इसी के लिहाज से अगर आपका स्टार्टअप है तो आप उसके लिए ग्रांट्स और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं। इसके बाद ये होता है कि इंटर्नशिप्स, तो हमने बेसिकली हम पाकिस्तान की इंटर्नशिप को तो नहीं करते, बट हम बाहर भी आप लोग इंटर्नशिप करा रहे हैं। हम बाहर इंटर्नशिप, और उसके अलावा ये कह रहे हैं कि लाइक कोविड के टाइम पे हम लोगों ने ये किया था कि बहुत सारे जो बच्चे थे वो अब घरों में थे, उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, सारा कुछ तो बंद था, बाहर जाना भी क्लोज हुआ था। तो हमने उस टाइम ऑनलाइन कोर्सेज हम लोगों ने दिए जो कि गूगल, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह ऑफर कर रहे थे। तो बच्चा यहाँ बैठ के वहाँ के सर्टिफिकेशन बिल्कुल फ्री हासिल कर रहा था थ्रू आउट दैट टाइम। मोर देन 3 लाख स्टूडेंट्स ने उसके अंदर इनरोल किया था फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आपकी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएट है किसी के साथ? एक्चुअली हम लोग नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर जो कि आईटी मिनिस्टर के अंडर है, मैं वहाँ इंक्यूबेट हूँ। और वो जो है हम उनके साथ लाइक हम वहाँ हमें ऑफिस स्पेस मिली हुई है, तो इस तरीके से हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोग, क्योंकि वो वहाँ में ग्रूम करते हैं एंड एवरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो हम वहाँ से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ लेंगे, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है विदाउट यूनिवर्सिटीज़। क्योंकि इशू मुझे जो भी आया था वो यूनिवर्सिटी के अंदर आया था, वहाँ इस तरह का सिस्टम नहीं था। तो अब हम ये कर रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ, हमारे 10 यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU साइन हुए हैं, हम उनको डायरेक्टली अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जो अपने वो स्टूडेंट के अंदर एग्रीगेट करते हैं। सो दैट्स हाउ हमने जो है अपना सक्सेस लेवल जो है वो इंक्रीज किया है। तो फिर आपसे स्टूडेंट्स किस तरह लिंकअप होते हैं, आपके साथ किस तरह रुजू करते हैं वो लोग? देखें, हम लोगों ने उसके लिए वेबसाइट तो बनाई हुई है, मगर वेबसाइट हमसे पहले भी थी, उस टाइम भी थी, मगर हम लोगों का जो बेसिक था कि हम लिंक किस तरह करेंगे, तो हमने उसके लिए ये किया, हमने डिफरेंट सोशल मीडिया, राइट नाउ हम 8 सोशल मीडिया के थ्रू लोग बच्चों को रीच आउट कर रहे हैं। और उससे सबसे उसके बेस्ट बात है, हमने ये किया है कि हम लोग इस टाइम व्हाट्सएप, हम जो लोग जो सबसे ज़्यादा टूल्स यूज़ कर रहे हैं, हम उसके थ्रू वी हैव ऑलमोस्ट 600 ग्रुप्स देयर ऑन व्हाट्सएप ओनली, जिसके ऊपर 1,20,000 के करीब ऑडियंस है वहाँ हमारी। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम है, जहाँ क्योंकि उस पर डायरेक्ट मैसेज चला जाता है, अब स्टूडेंट्स को
ज़रूरत नहीं है वरी होने की, उनको हम इंटर्नशिप भी बता देते हैं, स्कॉलरशिप बता रहे हैं, डेडलाइंस भी बता रहे होते हैं। तो उससे जो है बाकी जो हम लोगों ने ये किया उस टाइम जो सबसे ये था कि अब हम गांव की यूनिवर्सिटी जो लाइक सिटीज़ में नहीं है, जिन बच्चों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो हमने फिर अपना एम्बेसडर प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसके अंदर इस टाइम हमारे पास 520 एम्बेसडर वर्किंग है फ्रॉम 68 कंट्रीज। ये तो बड़ा ही आपने वैसे बेस्ट किया है ताकि हर जगह आपकी ये चीज़ जाए और मुस्तहिक जो लोग हैं वो भी आप तक रुजू करें आपसे और वो लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हों। तो मुझे बताइए इदरीस, ये सारा जो आपने प्लान आउट किया बनाने का, किस तरह क्या करना है, अकेले ने किया या पूरी एक सपोर्ट थी फ्रेंड्स की या फैमिली की? आइडिया कहाँ से आया और उसको किस तरह हमने एग्जीक्यूट करना है? फैमिली की उस तरीके से स्टार्ट में तो सपोर्ट नहीं थी, लाइक बिकॉज उन्हें नहीं पता था, क्योंकि आई एम अ जियोलॉजिस्ट, ठीक है, मैंने जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की हुई है, बिल्कुल ही अलग फील्ड में जाना। और मैं जब मैं इस्लामाबाद आया तो मैं पढ़ाई के लिए आया था, बट मैं जब पहली दफ़ा वहाँ यूनिवर्सिटी किया, बेरिया यूनिवर्सिटी, तो मैं सबसे पहले उनके इंक्यूबेशन सेंटर में गया हूँ टेस्ट देके कि आई हैव दैट आइडिया एंड आई वांटेड टू वर्क ऑन इट। तो ये था कि स्टार्ट तो बड़ा मुश्किल होता है, लाइक लोग आते भी रहे और लोग जाते भी रहे, आपका साथ छोड़ते भी रहते, मगर परसिस्टेंट थे तो यहाँ तक पहुँचाया। अब अल्हम्दुलिल्लाह लाइक अब हमें 162 कंट्री से बच्चे फॉलो करते हैं, हर रोज़ हमारे पास एक इंटरनेशनल ऑडियंस है, तो 150 भी हम उस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब बच्चे आप लोगों के पास आते हैं तो आप उनको जब भेजते हो, प्रोसेस पूरा होता है, तो उनका क्या रिस्पांस आता है? जब हमारे पास हमारी जो होती है जीत उसी में ही होती है, हमें सबसे खुशी तब मिलती है कि अब जब हमें रात को किसी बच्चे का मैसेज आए कि हम आपकी वजह से इस प्रोग्राम के अंदर गए। सो बड़ा अच्छा रिस्पांस होता है बच्चों का कि वो करते हैं अप्लाई, और सबसे बड़ी ये थी अवेयरनेस अब आ गई है बच्चों के अंदर, क्योंकि पहले बच्चे, अब इसकी वजह से ये होता है कि जिस वक्त आपका बच्चा जब स्कूल के अंदर उसको ये यूनिवर्सिटी के अंदर उससे ये पता है कि मुझे इतने ग्रेड्स लेने, मुझे ये चीज़ें हासिल करनी है, तो वहाँ कंपटीशन लेवल हाई हो जाता है। अब वो कंपटीशन से अवेयरनेस है, हर एक बच्चे को यू ग्रेड प्रोग्राम की अवेयरनेस है। एरास्मस मंडस ने रिसेंटली लास्ट ईयर की बात, जब हम लॉन्च हुए तो उस टाइम 17 स्टूडेंट्स पाकिस्तान से जाते थे, ठीक है, बट राइट नाउ लास्ट ईयर पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट एप्लीकेशंस थी और पाकिस्तान का एक्सेप्टेंस रेट 2nd नंबर पे था विद इंडिया और 2nd टू रशिया। सो यानी कि पाकिस्तान, इंडिया की आबादी भी हमसे बहुत ऊपर है, मगर जो चेंज हम लेकर आए, 124 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया एरास्मस मंडस में एंड दे गॉट देयर। तो यही था कि हम लोगों ने जो की कोशिश की स्टूडेंट्स के अंदर अवेयरनेस लेकर आए, नाउ स्टूडेंट नो अबाउट दो स्कॉलरशिप। और इससे अल्टीमेटली आई बिलीव, क्योंकि जब हम किसी स्टूडेंट को बाहर भेजते हैं, इट वाज नॉट कि वो उसकी लाइफ चेंज करता है, वो उसके साथ उसकी फैमिली की लाइफ चेंज कर रहा होता है। वो वहाँ जब जाता है उसकी फैमिली जब वो, और स्कॉलरशिप के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि जब वो वापस आता है पाकिस्तान में, जब वो पाकिस्तान में आएगा तो पाकिस्तान के अंदर एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आएगा। पाकिस्तान अल्टीमेटली कंट्री ग्रो कर, मिला होगा, वो बाहर से क्या सीख के आएगा, क्या नई नई चीजें सीख के आएगा, वो यहाँ पर आके ऑब्वियसली सर्विसेज भी देगा और अपने पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेगा। तो मुझे बताइए इदरीस, अभी तक कितने स्टूडेंट्स को आप बाहर भिजवा चुके हैं? हमारे पास जो फिगर है लाइक 20,000 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारी वजह से डिफरेंट कंट्रीज के अंदर गए हैं। तो लाइक मगर अप्लाई जो है इस टाइम, जो मैं टर्की का अगर आपको बताऊं, मोर देन 80,000 स्टूडेंट सिर्फ टर्की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है थ्रू अवर पोर्टल राइट नाउ, जो अभी जो उनका प्रोग्राम क्लोज हुआ है। सो मेरे लाइक इस तरीके से स्टूडेंट जाते हैं, बट मैक्सिमम टाइम हम फुली ट्रैक तो नहीं कर सकते, बट हम जो फैक्ट्स हैं उसके ऊपर जब देखते हैं तो वो फिर हम उसको देखते हैं। तो आप स्टूडेंट्स के उसके इंटरेस्ट से उनको कहीं भेजते हैं कि अगर आपने इधर जाना है, या वो कुछ डिमांड करते हैं तो आप भेज देते हैं? नहीं, हमारी वेबसाइट फुली फंक्शनल है, लाइक उसके ऊपर आप चाहते हैं, आप सबसे पहले चेक करते हैं आप स्कॉलरशिप में जाना चाहते हो, इंटर्नशिप में जाना चाहते हो, देन सेकंड थिंग इज कि आप कौन सी कंट्री में जाना चाहते हो, वहाँ से कंट्री सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद फंडिंग टाइप कौन सी, फुली फंडेड, इफ़ यू हैव वेरी गुड ग्रेड्स आप फुली फंडेड कर लेते हो, अगर आपके नहीं है तो आप पार्शियल फंडेड के ऊपर भी जा सकते हो। इस तरीके से सेम केस विद इंटर्नशिप, पेड इंटर्नशिप है और अनपेड इंटर्नशिप, तो वो डायरेक्टली वहाँ से हम लोगों ने इस तरह का सिस्टम बनाया हुआ है कि वो वहाँ से जाते हैं। हम सिर्फ लोगों को ना एक वे प्रोवाइड करने के लिए हम हर रोज़ व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज सेंड कर रहे होते हैं ताकि दे नो कि यार ये वाली चीज़ आ रही है, ताकि वो उस चीज़ के इंटरेस्ट लें। ये चीज़ें मेरे ख्याल से इदरीस बहुत पहले से स्टार्ट हुई हुई हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स पहले भी आते थे, लेकिन लोगों में या स्टूडेंट्स में खास तौर पर अवेयरनेस नहीं थी, उनको नहीं बताया जाता था। यूनिवर्सिटीज़ में हर उनको तो पता होता है, लेकिन स्टूडेंट्स को नहीं पता होता और वो इस चीज़ से फिर फ़ायदा भी नहीं उठा सकते। तो अब आपको लगता है कि हुकूमती इदारे कोई हैं जो इस तरह की अवेयरनेस लोगों तक या स्टूडेंट्स तक खास तौर पर पहुंचा रहे हों? आई एम सॉरी टू से बट इट इज़ नॉट हैपनिंग इन पाकिस्तान। हमारे क्योंकि अब हमारे साथ के, बिकॉज अभी रिसेंटली आपने देखा बांग्लादेश और हमारे दरमियान जो कंपेरिजन था, वो बेसिक जो कंपेरिजन जो
स्टार्ट हुआ था, दे आर इन्वेस्टिंग इन देयर यूथ। उन्होंने 2012 के अंदर हमारी तरह का वहाँ एक स्टार्ट हुआ, हमसे वो इतना ज़्यादा टॉप पे नहीं है, वी आर मच बेटर देन दैम, मगर ये कि उनको उन्होंने प्रमोट किया, उन्होंने अपने टीवी चैनल्स जो सरकारी टीवी चैनल थे उनकी आईटी मिनिस्ट्री ने उन्होंने सपोर्ट किया, एंड देन उन्होंने ये किया कि आज बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि जब बच्चा बाहर जाता है, जब यूथ आपकी बाहर जा रही है तो वहाँ से टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। डेढ़ सौ, क्योंकि आप देखें आप बाहर से टीचर्स को लेकर आएंगे या इस तरह लेकर आएंगे, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके इतना बजट नहीं है। मगर अगर आपका बच्चा ही वहाँ से सीख के कोई वापस आएगा तो अल्टीमेटली कंट्री ग्रो करती है। तो अभी तो इस तरह का नहीं है, होपफुली एनआईसी ने हमें सपोर्ट किया है, एनआईसी का एक प्रोसेस होता है, वी फुलफिल दैट एंड वी गो देयर। मगर ये कि आई थिंक गवर्नमेंट अभी अगर और इंटरेस्ट ले तो आई थिंक वी कैन चेंज पाकिस्तान इंशाल्लाह। और मेरा ख्याल है कि इस तरह के अगर नौजवान बाहर निकलेंगे और इस तरह के इनिशिएटिव लेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे बताइए कि जब आप स्कॉलरशिप लेने में कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो कामयाब हो जाते हैं, और वीज़ा प्रोसेस उनका आसान होता है या मुश्किल होता है? देखें, जब हम क्योंकि ज़्यादातर डील करते हैं गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, बिकॉज वी आर नॉट बेसिकली अ कंसल्टेंट, हम वी डोंट चार्ज स्टूडेंट फॉर सम सर्विस, इट इज टोटली फ्री सर्विस। मतलब आप कोई भी चार्जेस नहीं ले रहे, ठीक है, हम कोई चार्जेस नहीं ले रहे। आप डायरेक्ट जाएं, आप डायरेक्ट अप्लाई नाउ पे क्लिक करें, डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पे आप फॉर्म फिल करेंगे एंड देन दे कॉन्टेक्ट यू। क्योंकि जब गवर्नमेंट अगर आपको स्कॉलरशिप देती है तो फिर वीज़ा प्रोसेस के अंदर इतना टाइम नहीं लगता, आपको जस्ट अपना जो होता है पासपोर्ट सबमिट करवाना होता है एंड आपका वीज़ा लग कर आ जाता है। ठीक है, तो वहाँ इतनी डिफ़िकल्टी नहीं है। मगर हम स्टूडेंट्स को और भी सर्व करते हैं, वी प्रोवाइड देम द सर्विसेज, मगर ये कि हम ज़्यादा कोशिश यही होती है कि वी गो विद द फ्री थिंग, ताकि हर स्टूडेंट, क्योंकि वो इलीट और वो जो हमारे यहाँ जो वो गैप है ना वो कम हो जाए। क्योंकि अगर आप सेम लेवल प्रोवाइड नहीं करेंगे यू कांट एक्सपेक्ट कि आपकी लोअर क्लास उठ के आपको उतना सर्व कर सके। तो दैट्स व्हाई हम लोगों ने इसको प्रॉपर फ्री रखा हुआ है एंड दैट्स हाउ अब स्टूडेंट्स जो होते हैं वो हर दिन हमारे पास आते हैं डिफरेंट, और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, अफ्रीका से आते हैं, इंडिया से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं। तो वी हैव इस तरह वो लोग भी थ्रू सोशल मीडिया ही आप लोगों से कांटेक्ट करते हैं? हमारे साथ सोशल मीडिया पे जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर पूरी वर्ल्ड की ऑडियंस होती है, तो इस तरीके से हम करते हैं। तो आप लोग सिर्फ ये स्कॉलरशिप्स देते हैं, जिससे आपने बोला कि और भी आप लोग उनको सहूलियात मैसर होती हैं, उनको अकोमोडेशन और इस हवाले से भी सारा कुछ आप लोग बताते हो? देखें, जब वो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे जाते हैं, फुली फंडेड स्कॉलरशिप होता है, इट मींस कि उनको अकोमोडेशन भी मिलेगी, उनको स्टाइपेंड भी मिलेगी, उनको रिसर्च के लिए भी जो इक्विपमेंट होता है वो सब कुछ वो स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। अदरवाइज अगर वो पार्शली फंडेड है तो उसके अंदर वो फिर उनको खुद ही गाइड कर देते हैं, बिकॉज हम तो डायरेक्ट लिंक डेवलप कर रहे हैं ना, वी आर नॉट गोइंग, हम बिटवीन कोई चीज़ लेके नहीं आ रहे। तो जब वो किसी भी प्रोग्राम के अंदर जाते हैं तो वो उस प्रोग्राम की अपनी जो होती है, हमारी मैक्सिमम कोशिश होती है हम फुली फंडेड लेकर आएं, ताकि मैक्सिमम बच्चा जो है वो फुली फंडेड प्रोग्राम के अंदर जा सके। अगर उनको किसी बच्चे को, अब जैसे बहुत से बच्चे हमें देख भी रहे होंगे और वो इंटरेस्ट भी ले रहे होंगे, तो अगर किसी को नहीं भी समझ आएगी उस पोर्टल से तो वो आप लोगों से कंसल्ट कर सकते हैं ना? हाँ, डायरेक्टली वो हमसे कंसल्ट करते हैं। हमें व्हाट्सएप, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में भी है, हमारे नंबर हैं, वी हैव द ईमेल एज वेल, तो वो info@opportunitycircle.com पे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमें वहाँ क्वेरीज आ रही होती हैं, हम उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी तक अगर व्हाट्सएप ग्रुप की बात की जाए, जिस तरह आपने कहा कि वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या उसका तरीकाकार है, किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं? वो हमारी अपॉर्चुनिटी सर्कल की वेबसाइट पे जाएंगे, देन वहाँ वो कोई भी पोस्ट खोलते हैं तो उसके अंदर ही व्हाट्सएप का लिंक है, टेलीग्राम का है, तो वो जिस तरीके से भी चाहते हैं कि हम उन तक रीच करें तो वो उसके ऊपर लॉग इन कर सकते हैं एंड देन हम उनको डायरेक्टली हर रोज जो है अपडेट करते रहेंगे। ठीक है। और मुझे इदरीस ये बताइए, कोरोना की वजह से कोई हुआ मसला, मुश्किलात आई आपके इस बिजनेस में, स्टार्टअप में? स्टार्ट में तो आया था, बिकॉज जब मुझे फर्स्ट प्रोग्राम का पता लगा था कि टर्की का एक एक्सचेंज प्रोग्राम है, जस्ट कोरोना की वजह से जो है वो क्लोज हो गया। बट कहते हैं कि जब आप अच्छा काम कर रहे हो तो अल्लाह ताला भी आपका साथ देता है। तो हमें उस टाइम वो ऑनलाइन कोर्सेज का पता लगा, हमने कहा व्हाई नॉट वी शेयर दीज ऑनलाइन कोर्सेज, अब बच्चों ने घरों में बैठना है, तो हमने जिस वक्त वो किया, इट इज़ अ बिग सक्सेस फॉर अस। लाइक एक महीने के अंदर 3 लाख बच्चों का एनरोल करना अराउंड द वर्ल्ड एंड गेटिंग द सर्टिफिकेट, कोरोना के अंदर ही, कोरोना के अंदर। एंड देन उनको जो सर्टिफिकेशन मिली थी वो ये नहीं था कि उनको किसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन की, उनको WHO की सर्टिफिकेशन मिली, उनको गूगल की सर्टिफिकेशन मिली, उनको इसी तरीके से उनको हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ की सर्टिफिकेशन घर बैठे हुए मिल रही थी एंड दे वो कहीं भी अब यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने स्किल डेवलप की, क्योंकि उस टाइम अगर शायद ये वाली चीज़ ना होती तो शायद हमारे बच्चे और ज़्यादा वो मेंटल स्ट्रेस और हर एक चीज़ का शिकार होते। तो वो उस टाइम बच्चों ने बड़ा इंटरेस्ट लिया। नाउ स्टूडेंट्स नो कि कहाँ जाना है, कहाँ से अप्लाई करना है, कहाँ से सर्टिफिकेशन लेनी है, और हमारे पास अक्सर औकात वो फिर देन दे शो देयर सर्टिफिकेट्स टू अस
एंड दिस इज़ द बेस्ट मोमेंट कि हम लोगों ने उस टाइम, अगर हम वो देखें, आपको हर एक बुरा टाइम जो होता है वो आपको कुछ नई चीज़ भी देता है, वहाँ अपॉर्चुनिटी भी होती है, आपको थिंक करना पड़ता है कि अपॉर्चुनिटी क्या है। हाँ। तो हमने वो स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है और उसको किस तरह अवेल करनी है, उसको किस तरह अवेल करनी है, और वो उस टाइम फिर हम लोगों ने ये किया, तो आई थिंक दैट्स व्हाट वर्क। और इदरीस, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल थे वो तो वापस आ गए होंगे या उनका ऑनलाइन सिस्टम चल रहा था, क्या चल रहा था? देखें, जो बच्चे वहाँ चले गए थे तो वो तो चले गए, ठीक है। बाकी जो बच्चे उस टाइम पे हुए थे, कुछ प्रोग्राम ने अपने प्रोग्राम डिले कर दिए, कुछ प्रोग्राम ने अपनी वो जो थी वो कम कर दी, लाइक यू ग्रेड ने लास्ट टाइम सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया। इसी तरीके से जो डिफरेंट प्रोग्राम्स थे, दे हैव सेम केसेस कि कुछ ने ऑनलाइन कर दिया बाद में, मगर ये कि अभी जो है बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो अभी भी ले रहे हैं, ठीक है। कुछ कंट्रीज के बॉर्डर्स क्लोज हैं, बाकी जो हैं सब ओपन ही हैं अभी। ठीक है, मोहम्मद इदरीस कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे, कंसल्टेंट थे। और अगर आप लोग भी जो देख रहे हैं हमें, और अगर आप भी चाहते हैं कि आप बाहर जाना चाहते हैं और फ्री फंडिंग स्कॉलरशिप्स पे, तो आप इनसे राब्ता कर सकते हैं। और मोहम्मद इदरीस, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए और आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुँचाई है हमारे साथ। और मेरे ख्याल से आप तक भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँची होगी, और जो उन्होंने बताया है तो आप भी वो करिएगा, और इंशाल्लाह आप भी जाइए वहाँ पर। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। नाजरीन, कोरोना वायरस की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। मोहलिक कोरोना वायरस ने जहां हमारी जिंदगी के दीगर मामलात को मुतासर किया है, वहां शोबा तालीम अभी मोहलिक वायरस के असरात से महफूज नहीं है। एक नई तिब्बी तहकीक में सामने आया है कि आलमी वबा के दौरान ऑनलाइन क्लासेस लेने से वालिदैन और बच्चों दोनों की जहनी सेहत पर मनफी असरात पड़े। मुहक्किकीन के मुताबिक बच्चों और वालिदैन की जज्बाती, जिस्मानी और जहनी सेहत में 17 में से 11 खतरात की निशानदेही हुई है। बच्चों की जिस्मानी हरकत और खेल कूद के औकातकार कम होने से बच्चे सुस्त और बीमार होने लगे। बच्चों में चिड़चिड़ापन, जिद्दी और गुस्से की अलामात में भी इजाफा होता जा रहा है। उनके कुव्वत मुदाफियत और कुव्वत बर्दाश्त में भी कमी देखी गई है। ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की जिस्मानी और ज़हनी सेहत को किस तरह मुतासर करती है, इनके मनफी असरात से कैसे बचा जा सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साइकेट्रिस्ट हैं डॉक्टर आफिया मलिक। डॉक्टर आफिया, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया बुलाने का। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर आफिया, जिस तरह एक रिपोर्ट भी शाया हुई है कल, उसमें कहा है कि वालिदैन और बच्चे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। उनकी जो जहनी और जिस्मानी नशोनुमा है वो ज़्यादा मुतासिर हो रही है, उनमें चिड़चिड़ापन और जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं वो फैल रही हैं। क्या वजह लगती है आपको इसकी? देखिए, ये तो हर किसी के लेवल के ऊपर डिफरेंट है। बच्चों के लिए जो स्ट्रेस लेवल है वो डिफरेंट है, प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं। बड़ों के लिए जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो डिफरेंट है। अगर आप कोरोना से रिलेटेड बात करें तो ये है कि बच्चों को हमने बहुत देर से कंटेन किया हुआ एक जगह पे, तो वो आप किसी भी बंदे को अगर एक लंबे अरसे के लिए एक ही काम बार बार करने को कहें तो वो भी चिड़चिड़ा हो जाता है। और बच्चे जिनको पूरे फोकस की जरूरत है अपनी पढ़ाई पे करने के लिए, तो उनको वो एक इंटरेक्शन नहीं मिल रहा, एक फिजिकल इंटरेक्शन नहीं मिल रहा अपने टीचर के साथ कोऑर्डिनेट करने का, तो उनका फोकस भी हिलता जा रहा है। तालीम के अंदर प्रॉब्लम भी आ रही है, अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है, और तो ये इटसेल्फ स्ट्रेस का बाइस भी है, इरिटेशन भी होती है, और इसके अपने जो है वो नुकसानात भी हैं। और दूसरा, पहले ही कहा जाता है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, और अब जब से स्कूल्स बंद हुए हैं, बच्चे घर पर रह रहे हैं, तो उनके जो स्क्रीन टाइम में और ज्यादा इजाफा कर दिया गया है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। तो इसकी वजह से उनकी जो जहनी नशोनुमा है और जो उनकी आंखें हैं उन पे क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? देखिए, दोनों के ऊपर ही बुरे असरात होते हैं। अगर मैंने हमेशा बात की है कि जब भी हम कोई काम इतदाल में रह के करें तो उसके नुकसानात उस तरह से आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करते। जब आपका स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, जैसे मैं आपको मिसाल देके बताती हूँ कि 2 साल से लेके 4 साल के बच्चे में या 6 साल के बच्चे में आपका जो स्क्रीन टाइम है वो 2 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब क्या होता है, क्योंकि हमने ऑनलाइन क्लासेस भी करानी होती हैं और बच्चे इटसेल्फ भी टैब और जो गैजेट्स हैं उनके साथ एसोसिएटेड होते हैं, तो स्क्रीन टाइम ऑटोमेटिकली जो है वो ज्यादा हो जाता है।
अब जब वो ज्यादा हो रहा है तो उससे जहनी अमराज भी बढ़ रहे हैं, बच्चे की कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है, सोशली वो उतना ज्यादा इंटरेक्टिव नहीं रहता, वो बहुत ज्यादा अपने गैजेट्स के अंदर इन्वॉल्व रहता है, अपनी गेमिंग के अंदर इन्वॉल्व रहता है। एग्जैक्टली डॉक्टर आफिया, ऑनलाइन क्लासेस तो एक साइड पे हो ही रही हैं, अगर उनके स्क्रीन टाइम की बात की जाए तो वो तो जरूरी हो गया है लेना, लेकिन उसके अलावा भी आजकल बच्चे बहुत ज्यादा गैजेट्स यूज कर रहे हैं, वो चाहे सुबह हो, रात हो, खाने के टाइम हो, उनको हमेशा उनके हाथ में गैजेट्स ही नजर आएंगे हमें। जी बिल्कुल, जब ये माएँ आती हैं मेरे पास ये मसला लेके कि बच्चा जो है वो बहुत इरिटेबल हो गया है, वो हमारे से बात ही नहीं करता, वो सोशलाइज ही नहीं करता, वो हर वक्त अपने मोबाइल में या टैब के अंदर जो है वो घुसा रहता है, तो मैं उनको हमेशा ये बात समझाती हूँ कि देखें, आपने हर चीज को स्केड्यूल करना है। अगर आप हर चीज का टाइम फिक्स रखेंगे और एक खास महदूद वक्त के लिए कोई चीज देंगे तो वो उतनी ज्यादा नुकसानदेह साबित नहीं होगी। अब देखिए, ऑनलाइन में भी टाइम जाया हो रहा है, जाया तो नहीं कह सकते, लेकिन एक स्टडीज हो रही हैं ऑनलाइन, उसके साथ साथ आप अगर उसको फिजिकल एक्टिविटी की जगह पे ऑनलाइन ही या इंटरनेट के थ्रू ही गेमिंग पे और एंटरटेनमेंट में रखेंगे तो बच्चे का स्क्रीन टाइम बढ़ेगा, जिसकी वजह से उसका जो मेंटल इश्यूज आ रहे हैं वो तो होंगे ही, उसके साथ साथ उसके आईज के ऊपर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा। आई साइट वीक हो सकती है बिकॉज इसका डिस्टेंस प्रॉपर होना चाहिए जो आपने गैजेट जो भी आप यूज करें। इसके साथ साथ ज्यादा स्क्रीन टाइम से आपकी जो ये एक झिल्ली होती है हमारी आंख के अंदर, जो ड्राइनेस होने की वजह से उसमें जख्म हो सकते हैं, तो वो भी एक मसला है कि आंखों का प्रॉब्लम जो है वो बढ़ रहे हैं सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हम स्क्रीन टाइम अपना मैनेज नहीं करते। और ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़ों में भी अप्लाई होता है कि हमें अपने स्क्रीन टाइम को प्रॉपर करना है। दूसरा, आपको कुछ प्रिंसिपल्स हैं लाइफ में जो रखने पड़ेंगे। अब जिस तरह की सिचुएशन आ गई है, कोरोना की वजह से लाइफस्टाइल चेंज हो गए हैं, आप कोशिश करें कि गैजेट्स का यूज मिनिमम टू मिनिमम रखें, ऑनलाइन क्लास के अलावा ज्यादा अलाउ ना करें कि बच्चे उसको यूज करें। आप उनको फिजिकल एक्सरसाइज की तरफ लेकर आएं, फिजिकल एक्टिविटी की तरफ लेकर आएं, कोशिश करें घर में बैडमिंटन खेल लिया बच्चों के साथ या जो क्रिकेट है उसको कर लिया ताकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी हो। और जब आप कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल जब फिजिकल एक्टिविटी करता है तो उससे उसकी जो है वो बॉडी के अंदर एंडोर्फिन या कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि हमारे मेंटली हमें फ्रेश रखते हैं और कोई भी मेंटल डिसऑर्डर से बचाते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट इट इन योर लाइफ। तो जिस तरह उस रिपोर्ट की अगर बात की जाए डॉक्टर आफिया, तो उसमें ये भी कहा गया है कि वालिदैन भी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, क्योंकि हमने देखा है अगर माओं की बात की जाए तो उन पे भी ऑनलाइन क्लासेस का बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि उन्हें भी 2 घंटे बच्चों के साथ टिक कर बैठना पड़ता है वहाँ पर क्लासेस लेने के लिए। तो उन्होंने घर का काम भी करना है, फिर बच्चे को क्लासेस भी दिलवानी है ऑनलाइन बैठकर, तो फिर वो किस तरह अपनी रूटीन को सेट करें कि वो भी जो है ना जहनी मसाइल का या तनाव का शिकार ना हो। अच्छा, आपने माओ की बात की है, मैं आपको बताती हूँ कि हर लेवल पे स्ट्रेस जो है ना वो डिफरेंट है। अच्छा। एक माँ वो है जो कि होम बेस्ड, मतलब यानी कि घर पे रह रही है, घरेलू खातून है, कोई जॉब नहीं करती, उनके पास ये स्ट्रेस है कि जी एक तो कोरोना की वजह से जो है सब लोग घर में बाउंड हो गए हैं, अब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, हस्बैंड भी वहीं पे है, सुबह दोपहर शाम का खाना भी वही देना है, ऑनलाइन जो है वो बच्चे को भी बिठाना है, बच्चे का फोकस नहीं बन रहा, उसके साथ खुद बैठना पड़ेगा, अगर खुद बैठेंगी तो खाना लेट हो जाएगा। अब जब ये सारी चीजें जब उनसे मैनेज नहीं होती तो वो खुद भी जो है एंजाइटी का, डिप्रेशन का और पैनिक का शिकार हो जाते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बताऊं आपको कि जो वर्किंग मदर्स हैं उनका भी लोड इतना ज्यादा बढ़ गया है सिर्फ इस चीज की वजह से कि वो खुद भी एक तो ऑनलाइन क्लासेस कर रही होंगी। फॉर एग्जांपल, आप किसी टीचर की एग्जांपल ही ले लें, वो खुद भी ऑनलाइन क्लासेस दे रही हैं और साथ में अब उनको ये भी स्ट्रेस है कि जी मेरे बच्चे जो है वो किस तरह से ऑनलाइन क्लास लेंगे, उन पर तो मैं फोकस ही नहीं कर सकूंगी। अब जैसे जो प्रोफेशनल खवातीन हैं, जैसे हम लोग डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर्स हैं या कोई किसी भी प्रोफेशन से हैं, जब वो बाहर निकलती हैं तो यही मसला यही होता है कि जी अच्छा, अब घर में ऑनलाइन क्लास कौन लेके देगा। अब बच्चे जो है 4 साल के बच्चे से भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ऑनलाइन बैठे और क्लास ले, और उसको किसी न किसी बड़े का होना उसका जरूरी है उसके पास। तो ये चीजें हैं कुछ जो कि ना हम सबको स्ट्रेस्ड आउट कर रही हैं और हमें इसको आहिस्ता आहिस्ता फ्रेगमेंटेड इसको सॉल्व करने की जरूरत है। और तो किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या टिप्स देंगी आप, किस तरह की रूटीन अपनानी चाहिए हमें?
देखिए हर चीज को जो है वो एक ऑर्गेनाइज वे में लेके चलें। ऑनलाइन क्लासेस हैं, अपने आप को रीअश्योरेंस दें। सबसे पहले तो एक माँ को इस रीअश्योरेंस की जरूरत है कि अगर आप किसी चीज में परफेक्शन नहीं शो कर पा रही, आप खाना टाइम पे नहीं बना पा रही, आप या जो दूसरों की जो एक्सपेक्टेशंस है उस पर पूरा नहीं उतर पा रही, तो इट्स ओके टू बी नॉट टू बी 100%। जब आप अपने आप को इंडिविजुअली ये मैसेज देंगे कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं और उसमें जरूरी नहीं है कि आप हर सेगमेंट के अंदर जो है वो 100% परफॉर्म कर सकें, तो इट्स सेल्फ आपको एक जो है ना एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, जिसकी वजह से आपकी जो है ना वो मेंटल हेल्थ बेहतर होगी, आपकी सोच बेहतर होगी। अगर आपको लगे कि नहीं चीजें बहुत ज्यादा आपको बर्डन कर रही हैं, आप स्ट्रेस्ड हो रहे हैं और आप हैंडल नहीं कर पा रहे, तो फिर डेफिनेटली आपको साइकियाट्रिस्ट की हेल्प की जरूरत है। आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, उनको बताएं और फिर उनसे अगर कोई किसी किस्म की अगर मेंटल इलनेस आ रही है तो उसके लिए मेडिकेशन या काउंसलिंग का रास्ता। लेकिन आफिया एक यहाँ पर माइंडसेट ये भी तो है ना, हमने साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना है। शायद अगर हम लोगों को पता चलेगा कि ये माहिर नफ्सियात के पास जा रहे हैं तो ये लोग शायद पागल हैं, इसलिए पागल के डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, इसलिए भी लोग कतराते हैं। ये माइंडसेट तब्दील करना कितना जरूरी है? जी बहुत जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने हमेशा ये बात एक एग्जांपल से समझाई है कि देखिए अगर किसी की खुदा न खासा टांग टूट जाती है या जख्म हो जाता है तो वो फौरन से इमरजेंसी में लेके भाग जाते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि हमें कोई भी जिस्मानी मसला होगा तो हमें किस डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ये नहीं पता कि अगर ब्रेन के अंदर कोई केमिकल कम हो रहे हैं और जिससे हमारे इमोशंस डिस्टर्ब हो रहे हैं तो हमें किसके पास जाना है? हमें साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है, हमें उससे अब मदद मांगनी है और उसको बताना है कि हम कॉन्टिन्यूसली डिप्रेस्ड हैं, हम एंजाइटी में हैं, या हमें कोई हम PTSD हो रहा है या कोई और प्रॉब्लम हो रही है जो कि हमसे हैंडल नहीं हो रही, तो ताकि साइकियाट्रिस्ट उसको प्रॉपरली मेडिकेशन के थ्रू जो है वो इलाज करे। बिल्कुल तो इसको मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अनसीन वुंड्स आर मोर पेनफुल। वो तमाम जख्म जो आपको नजर नहीं आते वो ज्यादा पेनफुल है, उनको भी ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो प्लीज इसको इस तरीके से लीजिए। तो मुझे डॉक्टर आफिया ये बताइए कि जब ये बहुत ज़्यादा गैजेट्स का यूज़ होता है तो क्या क्या आपको नफ्सियाती तनाव या नफ्सियाती बीमारी हो सकती है? क्योंकि आजकल हमने देखा है वो चाहे बड़े हों वो चाहे बच्चे हों, रात को सोते वक्त बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम का यूज़ हो रहा है कि अब वो किताब नहीं पढ़ते, अब लोग गैजेट्स का ज्यादा यूज करते हैं। वो चाहे बड़े हों वो चिपके हुए होते हैं अपने गैजेट्स के साथ, अपने फोन्स के साथ, और जिसकी वजह से ये भी एक बहुत ज्यादा शिकायत आती है कि हमें नींद नहीं आती, नींद की कमी हो गई है। क्या ये गैजेट्स की वजह से ही है? जी बिल्कुल। जब भी मेरे पास पेशेंट्स इस तरीके से आते हैं कि जी हमें इंसोम्निया हो गया है, हमें नींद नहीं आ रही, हम कितनी देर बेड पर लेटे रहते हैं और हम मोबाइल यूज करते रहते हैं, तो जब हम उनके साथ जब ये सारी ग्राउंड रूल्स डिस्कस करते हैं या बनाते हैं तो हम उन्हें यही बताते हैं कि देखिए आपने किसी भी स्क्रीन टाइम या कोई भी गैजेट का यूज जो है वो सोने से 3 घंटे पहले बंद कर देना है। अगर आप ब्रेन को कॉन्टिन्यूसली एक्टिव रखेंगे, किसी काम के अंदर रखेंगे, तो ब्रेन आपका सोने की साइड पे नहीं जाएगा, वो उसी तरीके से चलता रहेगा। तो आप क्या करते हैं कि एक तरफ तो आप सोने की कोशिश कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ से आप अपने ब्रेन को एंगेज करके रखते हैं। तो अगर आप इसी तरह से करते रहेंगे तो नींद का इशू आपका सॉल्व नहीं होगा। और जहां तक आपने बात की कि बाकी मेंटल इलनेसेस से रिलेटेड, तो जो बच्चे ज्यादा स्क्रीन टाइम यूज करते हैं इसके बारे में बहुत सारी रिसर्चेस हैं कि वो कम्युनिकेशन उनकी इतनी अच्छी नहीं होती, वो सोशली इतना अच्छा इंटरेक्ट नहीं कर सकते। अगर जो बच्चे छोटी एज में गैजेट्स पे चले जाते हैं उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट इतनी अच्छी नहीं हो रही होती। बेसिकली वो इंटरेक्ट तो कर रहे होते हैं, मतलब अपने चाहे वो गैजेट से कर रहे हैं, लेकिन वो जो उनको रिएक्शन नहीं मिलता तो वो इमोशनली लैक करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर आफिया, जिस तरह स्कूल्स बंद हैं, एक्टिविटीज कोई भी नहीं हो रही, अगर देखें तो पार्क्स भी आजकल बंद हो गए हैं कोरोना की वजह से, तो और जो स्कूल है वो मजीद बंद रहेंगे, जिसकी वजह से ऑनलाइन क्लासेस भी होती रहेंगी, तो फिर बच्चों को या वालिदैन को ऐसी क्या रूटीन अपनानी चाहिए कि ऑनलाइन क्लासेस से वो फायदा उठा सके? ऑनलाइन क्लासेस तो होनी ही होनी है, जिसकी वजह से उनकी जो जहनी और जिस्मानी नशोनुमा है वो भी फिट रहे। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं, जैसे अभी जो हमारी जनरेशन है ये आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों से अडेप्ट हो रही है, तो उनको समझ आ रही है कि जी अब हमारे पास उतना फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है,
वो प्रॉपरली ऑनलाइन क्लास में अपने बच्चों को पेरेंट्स ये समझाएं कि वो प्रॉपरली फोकस करें, उनको ट्राई करें कि रीइंफोर्समेंट दें। अगर आप खाली बच्चों की बात करते हैं तो आप उन्हें कोई छोटे मोटे अवार्ड्स दे सकते हैं, रिवॉर्ड्स दे सकते हैं कि जी अच्छा आपने बहुत अच्छा फोकस किया है, आप क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप इस चीज को गौर से सुने और अपने लेक्चर को और उसके बाद होमवर्क जो है वो प्रॉपरली करें। तो छोटे छोटे टारगेट्स के साथ जो है आप उनको रीइंफोर्स करवा सकते हैं। फिर साथ साथ आपने बात की कि किस तरीके से हम इनकी फिजिकल एक्टिविटी को जो है वो बीच में रख सकते हैं। आप चीजों को स्केड्यूल करें। अगर वो सुबह के टाइम में ऑनलाइन क्लासेस में बिजी हैं तो आप कोशिश करें कि इवनिंग टाइम में आप घर के बाहर या इवन घर के अंदर कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी अरेंज करें। आप बैडमिंटन कर सकते हैं, आप क्रिकेट कर सकते हैं बच्चों के साथ, आप बच्चों के साथ वैसे ही कोई जॉगिंग वगैरह, एक्सरसाइज या कुछ इस तरह की चीज जो है वो घर में कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ये है कि हम लोग अगर सोशल डिस्टेंस रखते हैं तो हम एक्सरसाइज की रूटीन बना सकते हैं। उन्हें किसी पार्क में ऐसे टाइम पे ले जाएं जिस टाइम पे रश नहीं है, और आप SOPs को फॉलो करते हुए बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी को जारी रखें ताकि उनका जो है ना स्क्रीन टाइम जो है वो कम भी रहे और उनकी फिजिकल हेल्थ भी बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये देखा भी गया है डॉक्टर आफिया के जो पहले बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व होते थे उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी है आजकल के बच्चों से जो लोग गैजेट्स यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी यही वजह है ना कि उनके इंटरेक्शन ज्यादा है, वो सोशली बहुत ज्यादा एक्टिव थे, वो फिजिकली एक्टिव थे। और जब आप फिजिकली एक्टिव होते हैं तो हमारा जो ब्रेन है उसमें और बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि हमें मेंटली फ्रेश रखते हैं, हमें डिप्रेशन से बचाते हैं, एंजाइटी से बचाते हैं। ठीक है, डॉक्टर आफिया हमारे साथ मौजूद थी, साइकेट्रिस्ट थी, और हम बात कर रहे थे कि आजकल जो नफ्सियाती मसाइल पैदा हो रहे हैं बच्चों में भी और वालिदैन में भी ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से और गैजेट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ बढ़ गया है उसकी वजह से, तो क्या क्या एक्टिविटीज़ आपको करनी चाहिए, किस तरह कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करना है, वो डॉक्टर आफिया ने हमें टिप्स भी बताई हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस पर ज़रूर अमल दरामद करेंगे और अपने जो रिश्ते हैं या अपने जो नफ्सियाती मसाइल हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं इन चीज़ों से। तो जनाब यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाजरीन। आजकल स्टार्टअप्स का दौर है और नौजवान नस्ल ये समझ चुकी है कि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो नौकरी से ज्यादा अपने कारोबार पर ध्यान देना होगा। बेशक कम सरमाए से बिजनेस शुरू करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है और बहुत से मुहिम जो तबीयत के लोग इसको कबूल करते हैं, लेकिन दुनिया में हर 10 में से 8 बिजनेस पहले 18 महीनों के अंदर ही फ्लॉप हो जाते हैं। स्मॉल बिजनेसेस की नाकामी की शरह बराह रास्त मुल्क की मईशत पर भी असरअंदाज होती है। अगर पाकिस्तान में बिजनेस मौक़ों के बारे में बात की जाए तो पाकिस्तान में स्टार्टअप्स की नाकामी की शरह 90% है, यानी हर 10 में से 9 बिजनेस नाकामी का शिकार हो जाते हैं। स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 66% बिजनेस 2 साल के अंदर नाकाम हो जाते हैं और बकिया 24% जो बिजनेस है अगले 5 सालों के अंदर करीबुल मर्ग हो जाते हैं। ज्यादातर बिजनेस नाकाम होने की वजह मुनासिब और लॉन्ग टर्म प्लानिंग का फुकदान होता है। बिजनेस क्यों फ्लॉप होते हैं, इसके पीछे क्या क्या अवामिल दरकार होते हैं और बिजनेस को किस तरह हम लोग कामयाब बना सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फौजिया हादी हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। डॉक्टर फौजिया, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ, कैसी हैं आप? जी आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर फौजिया, मुझे बताइए कि अपना स्टार्टअप या अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले वो सबसे अहम कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें अपने जहन में रखने चाहिए? देखिए जी, पहले तो ये जो एंटरप्रेन्योरल, इसको ओरिएंटेशन का नाम लिया जाता है। ठीक है। ओरिएंटेशन से मुराद ये कि एक रगबत हो कि हमने कुछ नया, कुछ क्रिएटिव करना है। अब मामला ये आता है कि एट मेनी ऑफ द टाइम्स, बिकॉज आई एम एन एजुकेशनिस्ट एंड आई टीच एट द हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी, होता ये कि नॉर्मली यूनिवर्सिटीज के ऊपर बर्डन होता है कि शायद हमने सारी बिजनेस स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग करनी है। लेकिन मैंने कई जगहों पे पढ़ा जो बड़े कामयाब लोग हैं। फॉर इंस्टेंस आई वाज रीडिंग वन ऑफ द इंटरव्यूज जो जिसमें एलन मस्क जो स्पेसएक्स के मालिक हैं और अब तो ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, उनकी वालदा की गुफ्तगू मैंने कहीं पर पढ़ी और उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे शुरू से, यानी कि बचपन से ही हमारे काम के अंदर मदद करते थे। ओके। और देयर वाज द टाइम कि शी रियलाइज्ड कि हर किड्स वर डिफरेंट। हाँ। ठीक है। सो हम यहाँ पर, एज आई एम अ मदर एज वेल,
एज अ पेरेंट जहां हम तरबियत की बात करते हैं ना, वहां पर एक चीज और करनी चाहिए, वो ये कि अपने बच्चों को शुरू से क्रिएटिविटी की आदत डालें। उनको कहें कि यू नीड टू एक्सप्लोर व्हाट आर द best thing you can do. Some people might be good at drawing. Exactly. Some people might be good at writing. या कोई भी स्किल, कोई भी ऐसी चीज जो एक इनबिल्ट अल्लाह ने हर इंसान को एक खूबी दी, सिर्फ उसको पहचानने की जरूरत है। Exactly. तो मैंने ऐसे भी कई लोग देखे जो कि टोटली डिफरेंट प्रोफेशन के होते हैं, लेकिन वो एक टोटली डिफरेंट अपनी हॉबी के लिए काम कर रहे होते हैं। Exactly. तो मकसद कहने का ये कि जो क्रिएटिविटी है दैट नीड्स टू बी देयर। और क्रिएटिविटी अगर हम कहें कि यूनिवर्सिटी लेवल से स्टार्ट करें, नो, यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ठीक है। As a parent, as a mother, for instance, I would always encourage. For instance, my son, he likes to paint. अब some people say कि लड़कों का पेंटिंग से क्या ताल्लुक है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। But why not? There is no gender. अगर आप देखें पूरी दुनिया में कुक्स भी मेल्स हैं, Exactly. बेस्ट कुक्स मेल्स हैं। तो हम जब एज पेरेंट जब एक रिस्ट्रिक्शन कर देते ना, बच्चों को बांध देते, आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, एंड दैट्स इट, फिर आपने सिर्फ पढ़ना ही है और आपने पढ़ना है, देन यू कांट डू एनीथिंग एल्स। Exactly. मैं आपको बताऊं कि इट्स बीन 18 years आई बीन टीचिंग, और मैंने ये देखा है कि जो हाई स्कोरर्स हैं, जो कि मे बी टॉपर्स हैं, मैंने उनको प्रोफेशनल लाइफ में उतना कामयाब होते नहीं देखा जितना कि मैंने मीडियोकर्स को देखा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब इंसान में कोई कमी होती है ना, फिर वो देखता है, एक्सप्लोर करता है अपने आप को, व्हाट आई कैन डू बेटर, एग्जैक्टली, व्हाट आई एम गुड एट, क्योंकि वो ओवरकम करना होता है ना, वो CGPA का जो वो एक लॉस होता है, फॉर इंस्टेंस। So I've seen a lot of students who really flourish in their professions even if they are not the high scorers. So मकसद कहने का है कि क्रिएटिविटी का CGPA से कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। तो मकसद सिर्फ इस बात का है कि सबसे पहले एक सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत होती है कि आई नीड टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट। अच्छा, एक और चीज जो मैंने यहाँ पर नोट की है कि अगर आप देखें अक्सर औकात, अब जैसे फॉर इंस्टेंस पैंडेमिक था तो हर बंदा मास्क बेचने पे लग गया। एग्जैक्टली। आपको जगह जगह गली कूचे में फार्मेसी खुली नजर आ गई। बिल्कुल। इस कॉन्सेप्ट को, मतलब एक दौड़ में कोई शामिल होता है तो बाकी सारे भी उसमें शामिल हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट को इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हर्डिंग बिहेवियर कहा जाता है। जैसे एक आप बकरियों का वो देखे ना, रेवड़, तो जिस तरफ जो पूरा रेवड़ चल रहा है आप भी उसी तरफ चल पड़ते हैं। तो ये जो हर्डिंग बिहेवियर है, दिस इज वन ऑफ द, आई थिंक, द रीजंस बिहाइंड के हम शायद प्रॉपर जगह पे अपनी स्किल्स इन्वेस्ट नहीं कर पाते। इवन इफ यू गॉट रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, हम वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते, हम गलत जगह पे कर लेते हैं। इसीलिए आप देखें कि लाइटें लगी होती हैं, अभी इनॉग्रेशन हो रहा होता है और एक कुछ 6 महीने या 8 महीने गुजरते हैं तो वो सारी चीजें OLX पे बिकने के लिए लगी हुई होती हैं। बिल्कुल ऐसे। तो आपको क्या लगता है यही वजह है? क्योंकि हमने देखा है कि 10 में से 8 जो बिल्कुल बिजनेसेस हैं वो फ्लॉप हो जाते हैं। बिल्कुल, पूरी दुनिया में ऐसी, और बड़े बड़े बिजनेसेस फ्लॉप हुए हैं। एक तो हम तो एंटरप्रेन्योरियल पर्सपेक्टिव पे बात कर रहे हैं। अगर इफ आई जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ नोकिया, आपको याद होगा पहले 3310 3310 का एक मोबाइल आता था। एवरीबडी वांटेड टू टेक दैट, बाय दैट। द रीजन वाज कि इट वाज क्वाइट रोबस्ट, राइट? लेकिन आप देखें कि जब स्मार्टफोन्स आने शुरू हुए तो नोकिया का मैं वो जो CEO ने जो लास्ट जब अपनी क्योंकि नोकिया जब वाइंड अप कर रहे थे तो उन CEO के आंखों में आंसू थे और कहने लगा कि वी वर डूइंग ग्रेट बट आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग। तो ये डिलेमा सिर्फ छोटे बिजनेसेस के लिए नहीं है, बड़े में भी है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू बी ऑन योर टोज। देखिए, मार्केट रिसर्च की कमी है, प्लानिंग की कमी है, इसको कहते हैं फीजिबिलिटीज। आप अपने बिजनेसेस को देखते हैं कि वायबल हैं कि नहीं। आप मार्केट रिसर्च पहले करके देखें कि क्या उस एरिया में या उस विसिनिटी में जहां पर भी आप अपना कारोबार खोलना चाह रहे हैं, क्या उसकी जरूरत भी है कि नहीं। exactly. आप देखिए, अगर एक डिपार्टमेंटल स्टोर खुलता है तो उसके साथ 2-3 डिपार्टमेंटल स्टोर खुले होते हैं, पूरी लेन उसी डिपार्टमेंटल स्टोर से भर जाती है। तो मकसद कहने का ये है कि आप ऐसी चीजों में क्यों नहीं काम करते जो कॉम्प्लीमेंट करती हो, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे फॉर इंस्टेंस एक ब्यूटी पार्लर है। अब ब्यूटी पार्लर के साथ ब्यूटी पार्लर क्यों खुल रहा है? ब्यूटी पार्लर के साथ उसकी प्रोडक्ट्स की चीजें क्यों नहीं खुल रही? एग्जैक्टली। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स के आसपास फार्मेसीज होती है, मेक सेंस, बट ऑफ कोर्स अगर ज्यादा फार्मेसीज होंगी फिर कंपटीशन भी ज्यादा होगा। सो यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आपको ये देखना पड़ेगा कि वो देखिए, हम कहते हैं ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं और ट्रेंड की बात कर रहे हैं।
यहाँ पर यू हैव टू गो अगेंस्ट द कन्वेंशंस। आपको देखना है कि कारोबार में अगेंस्ट जाना पड़ता है। लोग क्या नहीं कर रहे, मैं वो करूंगा तो मुनफरिद नजर वहीं पर अपॉर्चुनिटी लाई करती है। ठीक है ना? तो कितनी रिसर्च करने की कितनी जरूरत होती है हमें कोई भी कारोबार, कोई भी बिजनेस बहुत स्टार्ट ज्यादा। करने के लिए? मेरा ख्याल है कि जितना हम डिटेल प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ के हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, हम रिसोर्सेज कितने कहाँ से हासिल कर सकते हैं, क्या हमें रिसोर्सेज की सिर्फ फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत है, ठीक है, या हमें कुछ स्किल्स भी चाहिए। फॉर इंस्टेंस पैंडेमिक के दौरान अगर आप देखें, कोविड-19 के दौरान एक बात तो साबित हुई, वो ये कि यू हैव टू कनेक्ट योरसेल्फ विद आईटी। बिल्कुल ऐसे ही है। और पूरी दुनिया में अगर आप देखें, इवन इन फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शंस ये की जा रही हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। आप ये देखें कि जो अकाउंटेंट्स का काम है, अब रोबोटिक अकाउंटिंग आ गई है, यानी कि हर चीज ट्रांसफॉर्म हो रही है। सो विच मीन्स के एक चीज जो आपको आगे लेके जाने वाली है ना, दैट्स द आईटी है। बिल्कुल ऐसे तो ही इसका मतलब ये हुआ कि एट मेनी ऑफ द टाइम्स, इवन इफ यू डोंट हैव अ कैपिटल एंड इवन इफ यू डोंट हैव अ वेरी गुड ऑफिस और दुकान फॉर इंस्टेंस, दैट डजंट मेक रियली अ डिफरेंस। द डिफरेंस इज समटाइम्स दिस काइंड ऑफ स्किल यू नीड, राइट? लेकिन उस स्किल को देखना भी और आपको जानना चाहिए कि आपके अंदर कौन सा स्किल है जो छुपा हुआ है। दैट यू नीड टू डिग आउट। अच्छा, देयर वाज अ करियर काउंसलर, आई वाज इन ऑन अ ट्रेनिंग एंड ही इज अ वेरी रिनाउंड करियर काउंसलर। उन्होंने कहा कि आई वॉज गुड फॉर नथिंग, मैं कुछ नहीं, मैं स्कूल में फेल होता था, स्कूल से भी बाहर निकलने वाला हिसाब हो गया था मेरा। अब्बा की फैक्ट्री थी, अब्बा ने कहा बेटा कुछ भी कर लेना, फैक्ट्री में मत आना, वरना तुमने उसको भी डुबो देना। अच्छा, फिर खैर वालिद साहब ने बैठ के पूछा कि तुम क्या कर सकते हो? मैंने कहा कि मैं बस बोल सकता हूँ। ही बिकेम अ ट्रेनर। ठीक है। तो मकसद कहने का कि ये है कि वहां पर तो आपको कैपिटल की भी जरूरत नहीं थी, तो you need to see that what you're good at. Exactly. For instance, if I can teach, I know that I can teach better, so I am in this profession. Maybe I would have been a banker instead, because अगर आप देखें MBAs करके लोग normally banks पे भी जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मकसद कहने का ये है कि you need to explore those skills that may be needed for if you are planning something, or those skills needed for you, and those मे बी उसको वो ऊपर शायद आपको उतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत ना पड़े चीजों को कामयाब करने के लिए। और आप देखिए पैंडेमिक के दौरान क्या हुआ है, ऑनलाइन ई कॉमर्स इतना बूस्ट किया है, इतना बूस्ट किया है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो आप ये देखें कि उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत इनोवेटिव काम बिल्कुल ऐसे ही है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अपॉर्चुनिटीज इन ड्यूरिंग द अनसर्टेनिटीज। बिल्कुल ऐसे ही। और हमें नहीं पता था कि कोरोना आ जाएगा और उसमें ये ई कॉमर्स जो इतना बूस्ट कर जाएगा। तो मुझे बताइए, बहुत ज्यादा शिकायत ये भी आती है डॉक्टर फौजिया के अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में अपना स्टार्टअप या बिजनेस स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है बाकी दुनिया में मालिक, बाकी दुनिया के मुकाबले में। ऐसा है? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि देखें हमारा जो 90% जो इकोनॉमी बेस कर रही है ना, वो एसएमईज पे कर रही है। ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पे। तो मैं नहीं समझती कि हमारे यहाँ तो पहली बड़ी इंडस्ट्रीज की कमी है। तो हमारा जो ज्यादातर जो बिजनेस का जो पूरा वॉल्यूम है ना, वो तो एसएमईज उठा रही है। तो मैं ये नहीं समझती कि यहाँ पर मुश्किल है। मकसद कहने का ये है कि सिर्फ वही बात है कि आप उसको किस तरह से प्लान करते हैं। प्लानिंग नहीं और एक और चीज देखें, आपको मुस्तकिल मिजाजी की जरूरत है। हम नॉर्मली जब टीच करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि जो पहला साल है बिजनेस का, उसमें आप या तो ब्रेक इवन में जाएंगे या लॉस में जाएंगे। बिल्कुल। अब जब आप मुस्तकिल मिजाजी नहीं रखेंगे, आप कहेंगे कि नहीं आपको फौरी तौर पे क्विक प्रॉफिट हो जाए, हमने आज स्टार्ट किया, रातों रात हम अमीर हो जाए, ऐसा मुमकिन है। तो यू नीड टू सी के देखें, यू हैव टू कीप योरसेल्फ काम एंड टू सी कि आप कब तक सस्टेन कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द सस्टेनेबिलिटी, कि आप कितनी देर अपने आप को सस्टेन करते हैं उस मार्केट के अंदर। और जीरो से भी लोग इतना ज्यादा कमा सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं कि हम दिस इज ओनली द कैपिटल। बट द थिंग इज, मैंने देखा कई लोगों के इसलिए बिजनेसेस फेल होते हैं, उनके अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं होती। वो उनको लगता है 6 महीने देखे काम नहीं चला, दे स्विच ओवर टू अनदर थिंग, और फिर हम ये क्लेम कर देते हैं कि जी ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन डॉक्टर फौजिया, जो बिजनेस शुरू करने से पहले एक रिपोर्ट बनाई जाती है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, वो कितनी इंपॉर्टेंट है बनाना? वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम तो नॉर्मली जब हम एज बिजनेस अगर हम इंस्टीट्यूशंस पे बात करें, हम तो बाकायदा बच्चों से एंटरप्रेन्योरल आइडियाज डेवलप कराते हैं, और हमारी एंटरप्रेन्योरल एग्जीबिशंस भी होती रहती हैं। मकसद कहने का ये है कि जो फीजिबिलिटी रिपोर्ट्स हैं, ये आपको टोटलिटी के अंदर ये बता देती हैं कि इज इट रियली वर्केबल और नॉट। अब उसके अंदर वसाइल क्या
होने चाहिए, उसमें स्किल्स किस तरह की होनी चाहिए, क्या मार्केट उसके लिए उसमें वो चीजें रिक्वायर्ड भी हैं कि नहीं, मार्केट रिसर्च, ठीक है। तो हम तो स्टूडेंट्स तो ये भी कहते हैं। तो आपको लगता है इसका रुझान है वेल रिसर्च जो फिजिबल रिपोर्ट्स बनाते ये हैं? नहीं इसका है, नहीं है। इस जो आप ये बात कर रही है ना कि फेलियर, और ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान, जहां पर भी आपको फेलियर्स नजर आएंगे ना, इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्लानिंग एंड लैक ऑफ अ फीजिबिलिटी रिपोर्ट। तो वही कहेंगे ना कि बुनियाद ही नहीं सही होगी तो फिर बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी? बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट पहले तैयार की जाए, तभी आप कोई चीज प्लान आउट कर सकते हो। एग्जैक्टली, एंड इट्स अ वेरी थॉरो रिपोर्ट। इवन कि हम प्रोजेक्टेड उसके अंदर बैलेंस शीट्स भी बनाते हैं, ठीक है, अकाउंट्स भी बनाते हैं कि हमें शुरू में कितने पैसे चाहिए होंगे, हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, पैसों का इनफ्लो कैसे आएगा, पैसे का आउटफ्लो कैसे होगा। ईच एंड एवरीथिंग निटी-ग्रिटीज आर प्लान्ड इन अ फीजिबिलिटी रिपोर्ट। तो क्या डॉक्टर फोजिया हमारे पाकिस्तान में ऐसे इदारे मौजूद हैं जो मतलब इस तरह के लोगों को एक बिजनेस प्लान बना के दें प्रॉपर तौर पर, अगर वो तैयार कर रहे हैं मॉडल? बिल्कुल ऐसे कंसल्टेंट्स मौजूद हैं जो कि बिजनेस प्लान्स पे काम करते हैं, और इसके अंदर जो एंटरप्रेन्योरल एक्सपर्टीज रखते हैं वो कंसल्टेंट्स बिल्कुल ये काम करते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन द कंसल्टेंट्स एंड एक्सपर्ट्स, यू कैन गेट एन ओपिनियन फ्रॉम देम, ठीक है, लेकिन मकसद ये है कि इट्स योर आइडिया, so you need to be on the front line, बिल्कुल right? ऐसे ही है। So you need to see that what are the things that you need to offer, और ठीक है, then you can get an expert opinion from maybe the consultants, but of course एक और भी चीज है, consultants are very expensive, है ना? तो आप स्टूडेंट्स के तौर पे नहीं कर सकता, ठीक है? तो उसके लिए जो एजुकेशन है ना, दैट्स इम्पोर्टेंट। तो जब बिजनेस एजुकेशन जब आप करते हैं, तो हमारे यहाँ पे दी जा रही है, बिल्कुल। हम फॉर इंस्टेंस अगर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करूं तो वहाँ पर हमारे पास बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर भी है, ठीक है, और वहाँ पर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी कोई नई इन्वेंशंस, फॉर इंस्टेंस साइंसेस के फॉर इंस्टेंस स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी कोई इन्वेंशंस करते हैं। जैसे कि एक वो एक हमारी खातून है, वो उन्होंने ये जो टॉनिक होते हैं, खुशबू वाले जो टॉनिक्स टाइप हैं, वो इंट्रोड्यूस खुद बनाए, और वो कहती हैं उसकी इतनी डिमांड है कि मैं खुद बना नहीं पा रही हूँ, मतलब इतनी ज्यादा वो डिमांड में आ गए। तो देयर आर ऑलवेज पॉसिबिलिटीज कि हम, और लेकिन यूनिवर्सिटीज या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस उनको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकती हैं टू टेक ऑफ। Once they take off, then the sky is the limit. Exactly, बिल्कुल। तो मकसद ये है कि उसमें एकेडेमिया का रोल भी है, लेकिन मैं फिर वही बात करूंगी कि सिर्फ एकेडेमिया का रोल इज नॉट इनफ, बिकॉज देखिए आप एकेडेमिया आपको लेके जा रहे हैं एंटरप्रेन्योरल ओरिएंटेशन की तरफ, आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं तूने CSP ऑफिसर बनना है, तुमने बैंकर बनना है, तो बात तो वहीं पर आ गई ना। तो ये एक हैंड इन हैंड चलता है मेरे ख्याल से, जो आपके घर और जो आपकी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो एक तरबियत कर रही है एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट डेवलप करने के लिए, मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी है कि आपको पता हो कि आप क्या करना चाहते हैं, आपके अंदर स्किल्स कौन सी हैं। डॉक्टर फोजिया हादी हमारे साथ मौजूद थी, एजुकेशनर थी। डॉक्टर फोजिया, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आई हैं। और जनाब, मैं यही बोलूंगी कि अगर आपके अंदर कोई भी स्किल है तो उसको डेवलप कीजिए, उसको पहचानिए कि मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, फिर उसी को आगे लेकर चलिए, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। तो जनाब, यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। अब कुछ बात कर लेते हैं सोने शहर लाहौर की, जिसकी सफाई आए दिन मसला बनती जा रही है। लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि LWMC ने इस मसले का हल करने की ठान ली है और शहर की सफाई के लिए LWMC का बड़ा इकदाम भी सामने आया है कि सफाई कंपनी ने लाहौर की सफाई के लिए 4 अरब की मशीनरी की खरीदारी के लिए इश्तेहार दे दिया है। वेस्ट को कलेक्शन को और मामूल की सफाई के लिए 950 नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। इसके अलावा और क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान अली सुल्तान साहब हैं, CEO हैं LWMC के। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं इमरान अकबर हैं। और इमरान, मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी, इमरान, सबसे पहले तो मुझे आप बताइए कि क्या सूरत हाल है पूरे शहर में सफाई की, ठीक है या बिगड़ती नजर आ रही है आपको?
मुनीबा, बहुत अहम सवाल है, चूँकि मॉर्निंग शो है तो शहर की सफाई जो है वो शहरियों का जो है वो सबसे बड़ा बहुत कंसर्न है, बिल्कुल ऐसे ही है। मसला भी है। और इस वक्त की सूरत हाल ये है कि अब जो है कंपनी अपने पाँव पे खड़े होने जा रही है। अच्छा, अगर मजमूई तौर पर हम थोड़ा सा बैक पे चले जाएं तो बहुत ही मसाइल थे। मसाइल कुछ यूँ थे कि जो शहर में अगर गली मोहल्ले चौराहे जो है थे वो सफाई के जो है लोग परेशान थे, सफाई नहीं हो रही थी। और उसकी वजह ये थी कि इनके पास मशीनरी नहीं थी, और मशीनरी अगर आई तो वो भी ख़राब आई। अच्छा, ये तमाम सूरत हाल ना आपके प्रोग्राम्स में हम पहले भी बता चुके हैं। अब जो होने जा रहा है हम उसकी तरफ चलें ताकि लोगों को कुछ अच्छी अच्छी बातें बता दें, लोगों के दिल भी खुश हों कि शहर में कोई नई चीज़ आ रही है। अच्छा, हुआ यूँ कुछ यूँ है कि तकरीबन 2.5-3 माह हो गए हैं सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल बेंगल, जो पहले यहाँ पे डीसीओ भी रहे और उनको डीजी फूड अथॉरिटी भी रहे, और उनको बहुत लाहौर के जो मसाइल हैं उनको बहुत ज़्यादा इल्म था कि इसको किस तरह से लेकर चलना है। उन्होंने सीओ इमरान अली सुल्तान काफ़ी कॉम्पिटेंट हैं, उन्होंने इनको साथ अपने विजन के साथ मिलाया, उन्होंने अपने आइडियाज़ जो है इनके साथ शेयर किए। उन्होंने इनके जो बोर्ड इजलास था जिसमें फैसले तो होते थे मगर काम नज़र नहीं आता था, मगर उन्होंने बोर्ड में इजलास में हर जुमे के जुमे मीटिंग को अटेंड किया, उसमें आकर बैठे, इनको हौसला अफजाई की, और ये भी यही चाहते थे कि हमारे साथ कोई आकर हमें सपोर्ट करे ताकि हम आगे बढ़े। और यही सूरत हाल हुई कि 4 अरब रुपया, ये सिर्फ मुंह से कहने वाली बात है, 400 करोड़ रुपया बनता है। तो 400 करोड़ की 925 के करीब गाड़ियां आनी है, जिसमें व्हीकल, बड़ी बड़े डंपर्स और तमाम जो मशीनरी इनको चाहिए ना वो आ जाएगी। और इसमें कंटेनर्स भी हैं आपके शहर की सफाई की, जो जहाँ पे हम जाके जो कूड़ा है गली मोहल्लों का जाकर फेंकते हैं कंटेनर्स में, वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेकेंडरी कलेक्शन है, जहाँ पे आप हम सुबह उठते हैं, अपने घर का जो 3 से 4 किलो कूड़ा जो है हर घर को इन्होंने रखा हुआ है एस्टिमेट, वो हम बाहर जो जब आके सेंट्री वर्कर लेकर जाता है तो जब वो डंप करता है जिस कंटेनर में, उसको उठाना होता है। असल मसला जो इनको आ रहा था, इनको मैन पावर का नहीं आ रहा था, इनको हाथ सफाई का मसला नहीं आ रहा था, इनको सिर्फ मशीनरी का। अब वहीं से जो है सेकेंडरी कलेक्शन का ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, और ये कोई छोटी बात नहीं, 3 साल तो कम से कम शहरियों को इस मसले से मिलेगा। एग्जैक्टली। तो मुझे सर आप बताइए कि LWMC ने अब 4 अरब रुपए की मशीनरी खरीदने का फैसला किया है, ये ताखीर नहीं होगी इस फैसले को करते हुए? आपके पास पहले क्यों नहीं थी ये मशीनरी मौजूद? अगर आपको पता था कि हम यहाँ पर लैग कर रहे हैं, हमें जरूरत है इस चीज की, तो पहले क्यों नहीं फैसला किया गया इसका? सबसे पहले तो मैम जागो लाहौर की टीम का बहुत शुक्रिया। आप ही की टीम है, लाहौर न्यूज़ है, जिसने इस मसले को अब इतने बड़ा मसला करके बयान किया, दिखाया, लोगों के मसले बताए। यकीनन एक हमारी डेवलपिंग वर्ल्ड है, उसमें एक इश्यूज होते हैं, पब्लिक पॉलिसी में काफ़ी कंटेस्टेड पॉलिसीज़ होती हैं, और बाज़ों का डिसीजन जो है वो डिले का शिकार भी हो जाते हैं। बट आज का जिस तरह आपके प्रोग्राम का सेगमेंट भी, आज हम मुस्तकबिल की बात करना चाहते हैं, उम्मीद की बात करना चाहते हैं। तो अल्लाह का करम है कि आज LWMC ट्रांसफॉर्म होने जा रही है, 950 के करीब नई मशीनरी आ रही है। अब पहले ये रहा कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स कॉम्प्लेक्स हो गए थे और कुछ गू की सिचुएशन थी कि हम 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड का हाल था। नई मशीनरी के बजाय टर्किश कॉन्ट्रैक्टर्स को बार बार एक्सटेंशन दी जाती थी, लेकिन जो होना था वो हो गया। अब हम 950 के करीब फ्लीट को ला रहे हैं। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फ्लीट भी है, कुछ ऐसा काम भी होने जा रहा है जो कि पहले नहीं हुआ। अब 1-2 चीज़ें क्विकली मैं बताता चलूँ। हम 50 के करीब एक पायलट करने जा रहे हैं रिक्शाज लेके। तो और हमारी कोशिश होगी कि उसको हम जो अंदरून लाहौर जो पतली तंग गली हैं वहाँ पे, जहाँ पे हमारी बड़ी गाड़ी नहीं पहुँच सकती, उन रिक्शाज को वहाँ लेके जाएं। तो ऑब्वियसली उस एरिया में तो कलेक्शन एफिशिएंसी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। दूसरा ये देखिएगा कि हम आजकल तकरीबन 300-400 के करीब फ्लीट ऑपरेट कर रहे हैं। 300-400 की फ्लीट जब 950 की फ्लीट से तब्दील होगी तो लाहौर जो है, हम बहुत से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को जो है ना इंशाल्लाह मीट करेंगे। पर्टिकुलरली हमने जिसको एक कैलकुलेट किया है, लाहौर में 274 यूनियन काउंसिल्स हैं। तो हमारे एक छोटा मिनी डंपर्स होता है, वो हम एक यूनियन काउंसिल में 2 ले रहे हैं। अभी तो वो इतनी है ही नहीं है और बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो वो वाली मशीनरी जब एक छोटी सी यूनियन काउंसिल में 2 मशीनरी सारा दिन घूमेगी, तो
तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम जो है वो हमारे सॉल्व होंगे इंशाल्लाह। और हम भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाए। तो सर मुझे बताइए, क्या जिस तरह मैंने इमरान से भी ये सवाल किया है कि शहर की क्या सूरत हाल आपको बेहतर होती नज़र आ रही है, तो ये एकदम बिगड़ भी जाती है, एकदम सही भी हो जाती है, तो क्या तादाद कम है वर्कर्स की, या मशीनरी नहीं है, या फिर एक वर्क प्लान नहीं है हमारे पास? मैंने कहा ना मैम, अंडरग्राउंड बैकग्राउंड काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, कॉम्प्लेक्सेस थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी आर स्लोली कमिंग आउट ऑफ क्राइसिस। एक ये है कि 6 या 7 मार्च के बाद ही ट्रांसफॉर्मेशन का, जिस तरह इमरान अकबर साहब ने कहा, हमने वो सफ़र स्टार्ट किया। अब हम 7 मार्च से लेके आज 31 मार्च तक एक कंसिस्टेंट ग्राफ है। अब उसमें हमने तकरीबन डेली 6000 टन के करीब जो गार्बेज है, वेस्ट है, वो लाहौर शहर से पिक कर रहे हैं। इंटरनेशनल फर्म्स अपने पीक के टाइम पे भी 5-5.5 हज़ार उठाती रही हैं। 6000 ये नहीं कि कूड़ा नहीं है और हम ज़्यादा उठा रहे हैं, बैकलॉग बहुत ज़्यादा था, तो पूरा महीना लगा के उसे कवर किया गया। अगला एक हम तो कहेंगे कि ठीक है, कोविड एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बट वेस्ट जैसी कंपनी के लिए हमें एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये भी हुई है कि लॉकडाउन है, बच्चों के स्कूल बंद हैं, वेस्ट इतना जनरेट नहीं हो रहा। पहले लाहौर जो 5-5.5 हज़ार के करीब वेस्ट जनरेट करता था, आजकल वो 3.5-4 हज़ार के करीब फिगर टच कर रही है, बट बैकलॉग ज़्यादा होने की वजह से हमें तकरीबन 6 हज़ार के करीब उठाना पड़ रहा है। तो सिचुएशन अब फील्ड में काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गई है। इम्प्रूव हो गई है। इमरान, मुझे आप बताइए कि आप भी जाते रहते हैं और इस पे रिपोर्टिंग भी करते रहते हैं, तो क्या लोग जो हैं वो किस चीज़ को मसला ज़्यादा बनाते हैं, क्या शिकायत करते हैं? मुनीबा, कहाँ तक सुनेंगे, कहाँ तक सुनाएंगे? हाँ। वो इसलिए कि अब तो 19वां साल है, ठीक है, और 2002 से सफाई का मसला मैं अपनी आंखों से देखता आ रहा हूँ, और 2021 आ गया, अभी तक वैसा ही है। हम जिस तरफ जा रहे थे ना, हाँ। पता नहीं कौन सी कुव्वतें हैं, उस तरफ जाने से हमें रोक दिया गया। ठीक है, हम बेसिकली साइंटिफिक जो सफाई है ना, उस तरफ जा रहे थे। यानी कि साइंटिफिक सफाई का मतलब है कि हम अपनी लैंडफिल साइट को साइंटिफिक बुनियादों पर बनाने जा रहे थे। सफाई का मसला तो कोई रहा ही नहीं था। बिल्कुल। जब ये तुर्क को कॉन्ट्रैक्टर को ये दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, तो 2012 में ये सफाई का मसला नहीं था। शहर की सड़कें चमकती दमकती नजर आ रही थी और ऐसे लगता था कि हम शहर लाहौर में नहीं रहते। अब तो ये सूरत हाल हुई कि पिछले 1 साल में हमने कोई तकरीबन, सर अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, 10 के करीब एमडीज को जो है वो तब्दील होते हुए देखा, बिल्कुल, और 4 के करीब सेक्रेटरी बल्दियात जो बड़े ओहदों पे बैठे होते हैं 20वें ग्रेड में, उनको तब्दील होते हुए देखा। कोई तकरीबन 3 के करीब जो है चेयरमैन जो है एडिशनल चार्ज और विद इन चार्ज में तब्दील होते हुए देखा। वो इतनी सख्त लड़ाइयाँ हुई हैं इस दरमियान में 1 साल में कि अब जाकर इनको भी थोड़ा सा पता लगा कि अब हम ना एक ट्रैक पे आ गए। ट्रैक से मुराद ये है कि ये पहले अपने कोई भी पैसों के दस्तखत नहीं कर सकते थे। ओके। अब ये जो भी होगा, मौजूदा गवर्नमेंट में एक तरीकाकार जो है वो अपना लिया गया है कि आपने ये करना है, और उसको करवाने के लिए इनका जो बोर्ड है उसको फाल कर दिया गया है। बोर्ड में बड़े बड़े फैसले होते हैं हर जुमे के जुमे, और उसमें सेक्रेटरी बल्दियात खुद आके बैठते हैं ताकि सपोर्ट हो इनको। हालांकि वो ना भी आए तो इनका बोर्ड मुकम्मल है, मगर उसमें आने से ये होता है कि इनको बोलने का, एक तो अपनी प्रेजेंटेशन देने का फ़ायदा भी होता है, और वो बात जो है वो सीएम वज़ीर आला पंजाब तक पहुंच जाती है। अब मसला ये हुआ है कि शहर लाहौर की सफाई जो है 2002 में ना, बिलीव करें, ये वही कंटेनर्स हैं। अच्छा, 2002 के बाद 2007 तक और 2007 से 2012 तक सफाई का बड़ा ही मसला रहा था, ठीक है। और 2007 से 12 तक जब सफाई का बहुत मसला रहा तो कहा गया कि तुर्क की तरह हम इसको इस्तांबुल बनाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, पहले पेरिस बनाएंगे, फिर इस्तांबुल बनाएंगे। जब इस्तांबुल बनाने गए तो हमने कहा कि ये सफाई तो है ही कुछ नहीं, हम अपनी लैंडफिल साइट को, नई लैंडफिल साइट को साइंटिफिक बुनियादों पर लेकर आएंगे, जिसमें हम बाकायदा तौर पर उसकी जो ज़मीन है उसमें 4 लेयर्स पर वो ज़मीन बनाएंगे। और मैं उस ज़मीन को देख कर आया हुआ हूँ। उसमें आपने जियो मेम्ब्रेन डालनी है, उसमें आपने लिचड़ को कंट्रोल करने के लिए पत्थर डालना है, कंकरिया डालनी है, और 4 लेयर्स वो ना 1 बाय 1 करके बनानी है, ताकि पानी जो है, जो जब कूड़ा जो होता है वो लिचड़ में भी आता है, और बारिश होने के बाद वो पानी जो है वो ज़मीन बोस हो जाता है। जब वो ज़मीन बोस होता है तो उसके जो इर्द गिर्द का जो बेड होता है ना, जो इर्द गिर्द की आबादी है, ज़मीनें हैं, वो खराब हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इमरान, अभी इसी चीज को आगे बढ़ाते, जैसे आप कहते हैं तुर्क कंपनियां थी तो बड़ा लशपश करता था शहर, और हमने देखा भी है। तो सर मुझे आप बताइए कि जब तुर्क कंपनियां थी,
हमने देखा कि बड़ी सफाई की अच्छी कंडीशन भी होती थी, लेकिन बहुत ज्यादा लोग तनकीद भी करते थे, ये कहते थे कि हम खुद इन्हिसार नहीं हो सके। इसका क्या मतलब है कि हम खुद इन्हिसार क्यों नहीं हो सके? मैम, खुद इन्हिसारी का सादा सा मतलब ये है कि हाँ। जितनी मशीनरी थी हाँ। वो टर्क्स की थी, वो ठीक है। LWMC की अपनी ओनरशिप नहीं थी। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। लेकिन ये है कि इसको ये कहना कि वो टर्क्स करते थे, टर्क्स तो एक हायर मैनेजमेंट पे चंद लोग होंगे 20-25 के करीब, नीचे तो ये लाहौर का अपना स्टाफ था, MCL के पुराने मुलाजमीन थे, ठीक है। और वो तमाम के तमाम अपने लाहौरी थे जो काम कर रहे थे। इमरान साहब की बात को मैं आगे बढ़ाता हुआ बात करूँ कि जो एक और अगली ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लेके आ रहे हैं मैम, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है हमें अपने कल्चरल चेंज लेके आनी है। ठीक है। लाहौर में हमने अपने सिटीजन, अपने लाहौरी को साथ खड़ा करना है सफाई को इंश्योर करने के लिए। बिल्कुल। इस तरबियत के लिए आपने इसमें यूरोप में, अमेरिका में देखा होगा कि 3 बिन 4 बिन कल्चर है, बट वो कहते हैं ना 1000 माइल जर्नी स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप अब हम जो लेने जा रहे हैं तकरीबन 6000 के करीब नए कंटेनर का ऑर्डर है, बट वो नॉर्मल कंटेनर नहीं है कि हम सिर्फ पहले की तरह प्लेस कर देंगे। हम अपने शहरियों की तरबियत के लिए, कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इनिशियली 2 बिन कल्चर ला रहे हैं। ठीक है। इसमें एक बिन ग्रीन कलर की होगी, एक रेड कलर की होगी। ग्रीन में जो हमारा किचन वेस्ट है, हमारे जो छिलके हैं, उसको जो है हम अपने शहरियों को तरबियत देंगे कि वो डाला जाए। इसके अलावा जो रिसाइकलेबल मटेरियल है, प्लास्टिक है, ग्लास है, मेटल है, वो हम रेड में। तो हमारा है कि चलें एक हम सफ़र को एटलीस्ट 2-3 साल तो 2 बिन्स में लाहौर को रखेंगे, ठीक है। और जब हमारे सिटीजन्स उससे आदत आ जाएगी फिर हम 3 बिन 4 बिन की तरफ ही जाना शुरू तो कर देंगे। ये कब से प्लान आउट हो रहा है? मैम, ये कंटेनर तो ऑलरेडी चूंकि अखबार में इश्तिहार आ चुका, ठीक है। तो एक बिडिंग प्रोसेस है जो तकरीबन महीना लेता है, बट उसके बाद हमारे पास ये कंटेनर तैयार होके आफ्टर 2 मंथ्स आने शुरू हो जाएंगे। तो वो जूं आएंगे तो हम हर जगह एक कंटेनर प्लेस करने की बजाय 2 कंटेनर करेंगे, ग्रीन कलर का, रेड कलर का, ताकि हमारे शहरियों की उस हिसाब से तरबियत हो। लेकिन लोगों तक भी आगाही पहुंचाने के लिए कोई आगाही मुहिम भी तो होनी चाहिए। मैम, वो तभी तो लोगों को जागो पता लाहौर की, चलेगा। हमें जागो लाहौर की हम तो आपके करते ही चाहिए, रहेंगे इमरान सर, साहब हम के तो चाहिए। करते लेंगे, लेकिन हुकूमती सतह पर भी एक आगाही मुहिम होनी चाहिए ताकि लोगों को अपना जो जिम्मेदारी है उस हवाले से भी पता चल सके। जी जी बिल्कुल। मैं मतलब आपके प्रोग्राम का नाम इतना ज़बरदस्त है कि वो जागो लाहौर के, लाहौर को आप सफाई के हवाले से जागना पड़ेगा। LWMC को भी इंशाल्लाह हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। और देखा जाए तो जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है दुनिया भर में एक बहुत ही सब्जेक्ट समझा जाता है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट समझा जाता है। तो क्या हमारे पास इस मैनेजमेंट के माहिरीन मौजूद हैं? मैम देखें, जहाँ थोड़े बहुत हमारे कॉन्ट्रैक्ट के इख्तलाफात होते हैं, पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं। जब भी ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, यूरोपियन कंपनीज अमेरिका में काम करती हैं, अमेरिका चाइना में करती हैं, चलता रहता है ये। तो हमारा जो भी जैसा टर्स के साथ थोड़ा बहुत रहा, लेकिन सीखा भी हमने बहुत कुछ। उन्होंने 10 ईयर्स में हमारी अपनी मैनेजमेंट को, हमारे बहुत से पाकिस्तानी जो शुरू में उनके साथ मैनेजर्स के तौर पर आए, उन्होंने उनको टर्की लेके गए, उनकी तरबियत की, उनको 3-4 मंथ्स रखा, उनको एक हाईली स्किल्ड किया। फिर हमारी अपनी आज से 15-20 ईयर्स पहले ये जो मास्टर्स इन एनवायरमेंटल साइंसेज वाले सब्जेक्ट नहीं थे, अभी पाकिस्तान में वो आए, हमारे अपने बच्चे बच्चियाँ उसमें तैयार हुए अगेन के। अब अल्हम्दुलिल्लाह LWMC में अपनी जो होम ग्रोन टैलेंट है वो डेवलप हो चुका, उसका एक्सपोजर हो चुका। तो यस, वी हैव राइट स्किल अवेलेबल इन आवर कंपनी। ठीक है इमरान, मुझे आप बताइए, जिस तरह हुकूमती सतह पर तो उनकी तो एक जिम्मेदारी है कि उन्होंने किस तरह इस मसले का हल निकालना है, लोगों की क्या जिम्मेदारी है, उनको क्या करना चाहिए? देखें जी मुनीबा, मैं आपको एक बात बताऊँ, आपके हम यहाँ पे शो में आए हैं तो आपने हमें ये माहौल प्रोवाइड किया तो हम उसके बाद बोलना शुरू किया। तो जैसे ही सफाई ये लोगों को देंगे तो लोग भी फिर जिम्मेदार बन जाते हैं। ठीक है, मतलब पहले सफाई देनी इस दौरान पड़ेगी। में हम लोगों से अपील करते रहते हैं, शहरी ताउन करें, लेटरिंग ना करें, नीचे कूड़ा ना फेंके। वो थोड़ा बहुत कूड़ा फेंकने से या तो आपके मुल्क में पूरा निजाम हो, रेट हो, तो कोई भी ना कूड़ा फेंके। कूड़ा फेंकना एक जुर्म है, इसके ऊपर सजा है, इसके ऊपर चैलेंज है, इसके ऊपर कैमरास लगे हुए हैं जैसे बाहर के मुल्कों में। अगर ऐसा नहीं है तो आगे की बात करते हैं, सफाई ये कर लेंगे। मेरा सब्जेक्ट एक ही है और सब्जेक्ट जो आने वाले दिनों में आपके लिए, मेरे लिए, तमाम लोगों के बच्चों के लिए, आपके लाहौर का पानी, और उस पानी को खराब कौन कर रहा है? कूड़ा। और इस वक्त जो है आपकी लैंडफिल साइट जो है वो लखुडेर में है। ठीक है। अब इनकी वो लैंडफिल साइट जो है, आप कभी जाकर देखें, आपको सांस नहीं वहां पे आएगा। आप वहाँ पे जो परिंदे हैं ना, वहाँ पे चीले और कव्वे और गिद्ध हैं वहाँ पे मच्छरों की बहुतात है, वहाँ पे मक्खियाँ हैं, वहाँ पे बीमारियाँ फैल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता और वो इलाकों की तरफ रुख कर रही हैं। अगर हम इस वक्त एबट रोड में बैठे हुए हैं तो एबट रोड के किसी भी डॉक्टर के पास, माहिर इमराज के पास जाएं तो उससे पूछें कि जी आपके पास कितने रोजाना के मरीज हैं और किस किस बीमारियों के आते हैं। वो आपको कहेगा जी 2 मरीज ही है, 3 ही है, 4 ही है, 7 ही है।
आप उस इलाके के 3-4 डॉक्टरों से अलग अलग सर्वे करें, और मैंने इसके ऊपर पूरी अभी रिपोर्ट भी बनानी है, अलग अलग सर्वे करें तो आप बिलीव करें, कोई कहेगा जी मैं पानी की वजह से बीमार हूँ, कोई कहेगा मुझे जी पेट की बीमारी है, कोई कहेगा मुझे मैदे की बीमारी है, कोई वो वजह क्या है कि वहाँ का पानी बिल्कुल खराब हो चुका है। अच्छा, इसके ऊपर मैं सेक्रेटरी बल्दियात, कमिश्नर लाहौर, डीसी लाहौर से ये कहूँगा कि शहर की सफाई एक अलग से चीज़ है। आने वाले तमाम लोगों के बच्चे हमारे बच्चे हैं, उनकी मुस्तकबिल के लिए सोचें और वहाँ पे 144 लगाएं, वहाँ पे कूड़े को फ्री डंपिंग बंद करें और इनको नई जगह फौरी तौर पर सारे एक ही तरफ लग जाएं कि इनको नई जगह कहाँ पे देनी है, उसको साइंटिफिक बुनियादों पर कैसे बनाना है। देखिए 4 अरब की मशीनरी आ गई, आपकी 4 अरब की मशीनरी ने शहर को साफ कर देना है। इनके पास जो अभी मशीनरी है वो इनके पास मेरा ख्याल है 550 गाड़ियां हैं जो चल रही हैं, कुछ तकरीबन 650-700 गाड़ियां जो हैं वो दोनों कंपनियां इनको देकर गई हैं। मगर मैं ये कहूँगा कि इमरान साहब भी मेरे साथ इसी बात पे रोजाना हमारी गपशप भी होती है कि लैंडफिल साइट का क्या बनेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, यही सवाल मेरा अभी भी मैं भी उनसे ये कहना चाह रही हूँ कि डंपिंग साइट का एक बहुत बड़ा मसला है कि जो इतना सारा कूड़ा फेंका जाता है वहां पर, वो कहाँ जाता है, आखिर उसको किसी और चीज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, किसी और मकसद के लिए भी। जी मैम, बात को मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि जिस तरह हम घर में बिजली यूज़ करते हैं, पानी है, गैस है, उसका कोई ना कोई हम अपने जितना भी यूजेज है उसके हिसाब से फी देते हैं। बट अगेन के वेस्ट सर्विसेज इन लाहौर इज अ फ्री सर्विस, जिसकी वजह से भी ओपन लिटरिंग है और ये वाला प्रॉब्लम है। दूसरा, ये लैंडफिल को मैनेज करना, बड़े बड़े कंट्रीज जो है इस पर स्ट्रगल कर रहे हैं, इट्स एक्सपेंसिव थिंग, बट व्हाट दे डू, वो लैंडफिल के साथ और बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ बनाते हैं जिसमें से आप जो है रिसोर्स जनरेट कर सकें। लाइक इस वेस्ट से आप मटेरियल रिकवरी, मटेरियल बड़े प्रेशियस निकाल सकते हैं, आप वेस्ट टू एनर्जी के प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर RDF एक रिसोर्स ड्राइव फ्यूल है जो कि सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है। इसके अलावा कॉम्पोस्ट वगैरह है। LWMC ने भी सफ़र की है, मतलब इंटरनेशनल पार्टनर्स आए, हमारा कॉम्पोस्ट प्लांट बना, 2-3 साल चला, पिछले 3-4 साल से बंद पड़ा हुआ है। RDF एक रिसोर्स ड्राइव फ्यूल था, एक इंपॉर्टेंट अच्छी फर्म के साथ सीमेंट की वो काम स्टार्ट हुआ, बट 1-1.5 साल से बंद पड़ा हुआ है। अब अगेन के लैंडफिल बनाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए, और बात वहीं से स्टार्ट होती है कि अगर हमने अपने सिटीजन से लेना है तो पहले उसको अच्छी सहूलियात देंगे, तब वो आपको पे करेगा। तो अब अगेन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट उसका क्राइसिस ऐसा था कि बहुत बड़ा बैकलॉग था। अगले 4-5-6 मंथ में, जिसने इमरान साहब कह रहे हैं, हम उसे क्लियर कर लेंगे, बट अगला सफ़र हमारा यही है कि इस वेस्ट को रिसोर्स में चेंज करना। और लैंडफिल नो डाउट इट्स अ बिग डिजास्टर, अभी लैंडफिल कह भी नहीं सकते, ये तो साइंटिफिक टर्म है, दैट इज अ डंप साइट। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे ख्याल से सर वसाइल की जरूरत है कि लाहौर जैसे जो मेगा सिटी है इसको साफ करने के लिए। इमरान अली सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद थे, CEO LWMC थे। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। और इमरान अकबर भी हमारे साथ मौजूद थे, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ थे। इमरान आपका भी बहुत शुक्रिया। तो हम यही कहेंगे कि जितने भी वसाइल हैं उन्हीं की ज़रूरत है ताकि ये जो हमारा लाहौर है, सोना लाहौर है, इसको हम साफ कर सके। तो जनाब मुझे आपने इजाज़त देनी, अपना बेहद सारा ख्याल रखना है और कल मिलेंगे दोबारा इसी मकाम पर और इसी वक्त के साथ। अपना बेहद सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।